एंड जो प्राइसेस के नहीं ले पाया क्योंकि देयर वाज नो लाइट, ठीक है ना। तो 2 बार तो ऐसा ही हो गया मेरे को ना। ट्यूसडे को हमारे लाइट चले जाती है यहाँ पे। तो अभी आपका जो अभी तो है एक्चुअली आपका क्रॉप प्रोटेक्शन का प्रैक्टिकल, तो वो मैंने आपको आई हैव गेट यू परफॉर्म 2 प्रैक्टिकल उसमें करवाए हैं, लेकिन मोस्टली वो जो प्रैक्टिकल है वो तो फील्ड का ही है ना। जो आपने पढ़ा होगा क्रॉप प्लानिंग, क्रॉप मल्टीपल क्रॉपिंग करनी है डिफरेंट क्रॉप्स की, तो फील्ड में वो करनी थी, लेकिन एक तो सीज़न नहीं है अभी, ठीक है ना, दैट सीज़न इज़ ओवर। दूसरा कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन लग रही हैं, ठीक है। तो हमने उसको मतलब मैं बना रहा हूँ कि कैसे आपको, अभी जैसे मैंने उस दिन आपको क्रॉप प्लानिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग ये चीज़ें बता दी, ठीक है ना, ये ऐसे करनी है, वाई देयर इज़ नीड ऑफ क्रॉप प्लानिंग, वाई देयर इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग। फिर आपको उसका सभी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यू हैव टू परफॉर्म फॉर द डिफरेंट क्रॉप्स, और फिर उसके बाद में यू हैव टू गो फॉर दी बस्टिंग, जो हमने उस दिन बैलेंस शीट का किया था, हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट एंड एनालाइज द बैलेंस शीट, हमने वो पार्ट भी किया, ठीक है ना। तभी इन बिटवीन जो पार्ट है कि रेजिंग ऑफ क्रॉप्स, ठीक है ना, वो तो फील्ड में ही होनी है, आप वो उसका तो मैं कोई ऑनलाइन करा नहीं सकता, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट ये जो जितनी क्रॉप्स हैं इसका कुछ मैं बना के, तो आपको जो हमने जो क्रॉप्स हैं जो अभी खरीफ क्रॉप्स हैं उसके बारे में ही कुछ जाने, जैसे ये आपकी मेज़ है, ठीक है ना, फिर ये बाजरा है, देन दिस सोयाबीन इज देयर, देन मूंग इज देयर, ठीक है ना, ये अभी जो क्रॉप्स थी, देन ग्राउंड नट इज देयर, सेसमम इज देयर। तो ये सब चीज़ें एटलीस्ट यू शुड हैव द आइडिया, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स इसके पता हों, ठीक है ना। तो एक मैं वो देखूंगा पीपीटी जो है उसमें एटलीस्ट वी शुड गो थ्रू दैट, और उसके जो डिफरेंट फंक्शंस है, जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे उसमें हार्वेस्टिंग का है, विनोइंग का है, मार्केटिंग का है, ठीक है ना, तो ये भी हम मतलब उसको प्रैक्टिकल टच देने की जरूरत करूँगा। तो अभी आज हम वी विल कंटिन्यू विद दिस एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है ना, एग्रीकल्चर मार्केटिंग और जो ट्रेडिंग है, अभी हम मार्केटिंग वाला तो पोर्शन इज ओवर, वी आर डूइंग दिस ट्रेडिंग, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग में हमने वी हैव डिस्कस्ड दिस WTA और गैट, ठीक है ना, जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड एंड टैरिफ, ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर डोमेस्टिक ट्रेड कर लिया, फिर इंटरनेशनल ट्रेड कर लिया, हम ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी आपने ये देखा होगा कि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसके ऊपर जैसे आज है, आज क्या है, व्हाट दिस फार्मर्स आर डूइंग टुडे, तो बताओगे। सर स्ट्राइक पे। स्ट्राइक में है ना, तो दे आर ऑन स्ट्राइक, दे हैव कॉल्ड द पंजाब बंद, भारत बंद। तो मतलब वाई वाई दे आर एजिटेटिंग, कुछ बता सकते हो मेरे को, क्योंकि आपके साथ ही रिलेटेड है, ये सब्जेक्ट के साथ ही रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू योर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है ना, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के साथ ही रिलेटेड है वो। तो वाई आर दे एजिटेटिंग, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग इन दैट, कि वो उनको ठीक नहीं लग रहा, कुछ बता, कोई एनीबॉडी कैन टेल मी एनी हिंट अबाउट दैट। मैंने तो उसमें भी डाला आपके व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने बनाया एग्रीकल्चर अवेयरनेस, तो Because समथिंग, they are not having ना what they want. दे नहीं, व्हाट एक्चुअली व्हाट दे वांट, एक्चुअली क्या चाहते हैं वो, कोई आपने इसको डीपली सुना है जहाँ टीवी पे, जहाँ पढ़ा है इसको, वो जो ऑर्डिनेंस, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस, जो बहुत से लोग जो है, मैं ये नहीं कहना चाहता, बहुत से एजुकेटेड जो लोग हैं उनको भी नहीं पता कि व्हाट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज, कि क्या है वो ऑर्डिनेंस, जो ऑर्डिनेंस मीन जो एक्ट बनाया है एग्रीकल्चर, किसान उसको किसान भी एक्ट कहते हैं, और उसको एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस भी कहते हैं, फार्म ऑर्डिनेंस भी कहते हैं, किसान बिल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट ये टर्म्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये अगर आप बात 2-4 मिनट लगाएंगे इस पे, तो क्योंकि मैं ये नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स को कुछ डिस्कस करूंगा, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, क्योंकि आपके सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है, दैट्स व्हाई आई एम टचिंग दिस पॉइंट।
तो अगर आपने मैं इसको देखा होगा जहाँ कुछ होगा, तो कुछ मेरे को कुछ आप हिंट दो कि क्या फार्मर इसमें उनको एप्रीहेंशन क्या है फार्मर्स को, कि जो इतना देखो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, इतने जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो इसके अगेंस्ट कर रही है बड़ा कुछ, ठीक है ना, कोई एक मतलब जो उनको एप्रीहेंशन है कि ये चीज ने ये जो एक्ट लाए हैं इससे फार्मर्स का ये नुकसान होगा, कोई बताओ, कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करो, आपको क्लैरिटी आएगी ना इसमें कि क्यों है ये हमारे देश में आप आज इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, इतना बंद हो जाएगा तो ट्रांजेक्शन्स नहीं होंगी, कितना देश का नुकसान ही है अल्टीमेटली, खुद का भी नुकसान है जब बिजनेसमैन्स का। तो कुछ तो देयर मस्ट बी समथिंग दैट इज देयर इन माइंड, ठीक है ना, जहाँ दूसरे भी जो लोग उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं, तो व्हाट आर दे आर फीलिंग इन दैट। आपका तो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है ना, मैं तब आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपको ही कोई पूछ ले कि आप तो यार आप तो एग्रीकल्चर से हो, आप हमें बताओ कि ये क्या है ये, आपको कोई आपके साथ ही कोई घर में कोई पूछ लेता है, आपको आउटसाइड में ही पूछ लेता है, तो क्या है, कोई बता सकते हो, कोई एनीथिंग यू वांट टू टेल। सर वही कंटेंशियस फॉर्म बिल्स को लेके उन्होंने प्रोटेस्ट किया। नहीं, क्या क्या मतलब है, क्या जो मतलब पहले नहीं था, क्या जो पहले था और जो अब उसमें कोई अमेंडमेंट की है तो उनको वो अमेंडमेंट ठीक नहीं लग रही, वो क्या बता मेरे को बता सकते हो कि पहले क्या था और अब क्या अमेंडमेंट कर दी उसमें, एक छोटी सी उसमें है बस, पहले क्या चीज़ थी, जो मैं आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग पढ़ाई है ना, मैंने सारे पढ़ाया प्रोड्यूसर से लेके तो वो कंज्यूमर तक चीज़ जाती है, मैंने सारा आपसे डिस्कस भी किया कि क्या क्या बीच में कौन कौन से लोग होते हैं, जो मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर के बाद कौन आता है, जो मैंने बताया था मिडल मैन, बताए थे ना मैंने। अच्छा। तो यस सर। मतलब इसमें जो पहले था और अब इन्होंने चेंज क्या कर दिया है, आपसे कोई पूछ ही लेता है कि क्या चेंज कर दिया जैसे इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया सर है। तीन है, पहली तो बात है ये तीन एक्ट हैं, जब बहुत से लोगों को यही नहीं पता चल रहा है कि ये है क्या। तो मैं अगर अच्छा चलो नहीं है तो मैं आप सिर्फ 2 मिनट लेता हूँ कि मैं आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, क्योंकि आप तो अब सीनियर्स हो, मैंने आपको जो अवेयरनेस बनाया ग्रुप उसके अंदर इंग्लिश में भी सारा वो पूरा ट्रिब्यून का मैंने कटिंग डाली है कि सबको कहा है कि इसको पढ़ो, देखो ये क्या है एक्चुअल में एक्ट क्या है, और इससे आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हमारी लाइन के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं ना आगे, और आपका सब्जेक्ट है। अब देखो ये इसमें मैं बताता हूँ, अगर आपको कोई पूछ लेता है एक नटशेल में बड़ी एक 2-4 लाइनों में ही मैं सारा क्लियर कर देता हूँ इसको, कि ये जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एक तो पहला आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस का एक्ट बनाया उन्होंने, क्या था कि पहले ये था, देखो एक छोटी सी चीज़ है कि पहले फार्मर को ये था कि उसको अपना जो माल लेके जो भी वो प्रोड्यूस करता था उसको गवर्नमेंट की जो मार्केट होती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट की मार्केट में लेके जाना पड़ता था, ये चीज क्लियर है आपको कि वो गवर्नमेंट की मार्केट में जाता था, क्योंकि कोई प्राइवेट नहीं थी, कोई मंडी प्राइवेट मंडी नहीं थी जहाँ प्राइवेट ट्रेडर्स को अलाउड नहीं था कि वो ये चीज को परचेज करें। तो मतलब जो फार्मर था उसको जो गवर्नमेंट जो मंडियां लगाती है, जैसे मैंने आपको कहा ही था कि अभी आपके मंडियां लगेंगी, अभी आपके मंडी लगेगी, जैसे धान की मंडी लगेगी, अभी राइस का 1 अक्टूबर से परचेजिंग स्टार्ट हो रही है, तो आप किसी ना किसी मंडी को जरूर विजिट करना, यू शुड गो टू एन नियर बाई, आपको आपका ये प्रैक्टिकली होगा, आपको पता चलेगा कि क्या है, व्हाट इज देयर, ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं होता तो अगर आपकी ये क्लासेस होती तो मैं आपको लेके जाता किसी मंडी में। तो ये है कि वहां पे जब अपना वो उसको ये था, देयर वाज रिस्ट्रिक्शन ऑन हिम कि ही हैज टू टेक दी प्रोड्यूस टू दी गवर्नमेंट मार्केट, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी होती हैं, जो मार्केट्स होती हैं उसमें ले जाना पड़ता। अब इसमें सिर्फ एक ही चेंज किया है उन्होंने, कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा है कि फार्मर के ऊपर ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रही, फार्मर के ऊपर ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रही कि उसको माल जो है वो गवर्नमेंट की मंडी में ही लेके जाना है, बस वो फ्री है बिल्कुल। अब जैसे एक इंडस्ट्रिस्ट अपनी प्रोड्यूस करता है, आप कोई जो जैसे आप टी शर्ट्स बनाती है इंडस्ट्री,
तो उसके ऊपर तो कोई बैन नहीं है कि उसको कहाँ बेचना है, कि उसको ये पंजाब में अगर उसने अपनी फैक्ट्री लगाई है तो वो जाके केरला में नहीं बेच सकता अपनी टी शर्ट्स। ऐसा तो नहीं था, है ना। तो ऐसे ही उन्होंने कर दिया फार्मर को कि आपका आपकी ये फैक्ट्री है, आपका प्रोड्यूस है, आप इसको लेके कहीं भी बेचो, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई मेरे ख्याल तो मेरे को नहीं लगा कि आप उससे क्या होगा कि उसको जहाँ अच्छा प्राइस मिलता है तो वो वहाँ जाके अपना चीज़ बेच के उसको ले लेगा। अब मैं पंजाब से हरियाणा में बेचूं, पंजाब से मैं केरला में बेचूं, चाहे मैं पंजाब से तमिलनाडु में बेचूं, कहीं भी फार्मर की अपनी मर्जी है। तो रिस्ट्रिक्शन उस पर हटा दी, ठीक है। और इससे क्या हो गया कि दोनों को फायदा हो गया। अब ये लोगों को, कईयों को ये लग रहा है कि जो मार्केट में जो मिडल मैन थे, जो मिडल मैन कह रहे हैं ना, ट्रेडर्स, उनको ये लग रहा है कि हमारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो कहते हैं आपका क्या काम खत्म हो जाएगा, आपको भी फ्री है कि आप अपनी जो ये काम, जो धंधा है, जो बिजनेस है, आप हरियाणा में करो जाके। अगर आप वहाँ लगता है आपको कि ठीक है, आपको लगता है कि यूपी में करना, तो जाके यूपी में करो, वहां से माल ले आओ, वहां लेके तो यहाँ से सेल कर दो उसको। अब मतलब ये रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी, स्टेट टू स्टेट, कोई नहीं पंजाब वाले हरियाणा में चले जाएं, हरियाणा वाले हिमाचल में चले जाएं। पहले जो कोई भी चीज़ होती थी, वो जैसे हरियाणा में प्रोड्यूस हो रही है तो वो पंजाब में लाके फार्मर नहीं बेच सकता था। अब उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी कि कहीं भी बेच ले जहां उसको प्राइस मिलता है। और फिर इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग कर दी है, जैसे बाकी चीज़ों की आप ऑनलाइन परचेज करते हो कि नहीं, ठीक है ना। तो कोई ऑनलाइन सेल भी कर रहा है तो तभी आप परचेज कर रहे हो। तो फार्मर भी जो है वो ऑनलाइन सेल करेगा, ऑनलाइन सेल कर सकता है। आगे परचेजर जो है ऑनलाइन उसको परचेज कर लेगा, वो यहाँ से बुक करा देगा, वहाँ उसको डिलीवरी हो जाएगी। तो ये उसके फायदे के लिए है ना, उसका नुकसान क्या हो रहा है उसमें उसका, ठीक है। एक तो ये इसमें है जो आई, कुछ समझ आई इस चीज की कि नहीं। यस सर। देखो ये चीजें मैं ये एक्सपेक्ट, देखो बार बार मैं यही कहता हूँ, ये मेरे को तो आई डोंट फील इट इजी कि जब मैं आपसे ये बातचीत करता हूँ कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं आप सीखोगे ना तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। अब इसको देखना चाहिए, मैंने तो आपके उसमें भी डाला व्हाट्सएप ग्रुप में, अब पढ़ना तो आपको है ना जहाँ। तो मैं तो एक लाइन में ही इन चीज़ों का जवाब दे रहा हूँ आपको कि ये क्या है। और जो दूसरा उन्होंने तीन है ये एक्ट, ये कईयों को तो ये नहीं समझ आ रहा कि है क्या ये। और दूसरा जो है उसमें, अच्छा इसमें जो एक जो सबसे जो फार्मर्स जिस वजह से एजिटेशन कर रहे हैं, जो बार बार जो उनके दिमाग में गलत चीज डाली हुई है, वो ये है एमएसपी को लेके, जो मैंने आपको पिछली बार भी जब आपका फार्म मैनेजमेंट का था तो उसमें काफी डिस्कस किया था, ठीक है ना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेके है कि उनको ये खतरा लग रहा है कि हमारी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमें मिलती है वो खत्म हो जाएगी। तो वो ये श्योर कर रहे हैं कि आपको, आप कहीं भी बेच लो, अगर आपको नहीं लग रहा है कि आपको, जैसे अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से आप गेहूं की 50 रुपये बढ़ाई है, 1550 रुपये क्विंटल की है, कि अगर आपको 1550 रुपये क्विंटल नहीं बिक रहा आपका कहीं पे, और उससे कम बिक रहा है, तो आप हमारी मंडी में ही बेचो, गवर्नमेंट की जो मंडी है, हम आपको 1550 रुपये दे देंगे। आप बताओ इसमें क्या वो तो कह रहे हैं कि आप एमएसपी पे, हम एमएसपी को लेने को तैयार हैं, अगर आप पहले देख लो, ट्राई कर लो, कहीं आपकी बिकती है तो बेच लो, नहीं तो चले जाओ उसी मंडी में। जो मंडियां थोड़ा खत्म हो जाएंगी, मंडियां तो चलेंगी। जो मंडियां लगेंगी वो गवर्नमेंट अपनी मंडियां लगाएगी, सब लगाएंगी, कांग्रेस भी लगाएगी मंडियां सारी है। एक तो ये चीज़ है कि जो एमएसपी का उनको है कि एमएसपी पता नहीं खत्म हो जाएगी तो हमारा कौन खरीदेगा इसको, हमें नुकसान हो जाएगा। और दूसरा जो है इसमें, दूसरा जो एक्ट है, वो दूसरा एक्ट है कंट्रैक्ट फार्मिंग का। कंट्रैक्ट फार्मिंग का ये है कि ये बड़े बड़े जो कारपोरेट ग्रुप्स हैं, ये फार्मर के साथ कंट्रैक्ट कर लेंगे कि आप हमें ये अपनी ज़मीन जो ये दे दो, और हम आप इस पे फसल, जो बीज हम लगाएंगे, बीज हमारा होगा, सब कुछ हमारा ही होगा, और जो नुकसान होगा वो भी हमारा ही होगा। अगर फसल नहीं होती, खराब हो जाती है, बारिश से हो जाती है, तो नुकसान भी हमारा ही होगा। लेकिन हम आपको 1 एकड़ के हिसाब से जो हमारा एग्रीमेंट होगा उसकी हम आपको लागत दे देंगे इसकी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो लोगों को ये लग रहा है, फार्मर को लग रहा है कि वो हमारी जमीन ना हड़प लें, हमारी जमीन ना वापस हो, उसमें बिल्कुल ये क्लियर कट लिखा है कि राइट आपका ही रहेगा, फार्मर का ही राइट रहेगा, फार्मर की जमीन कहीं नहीं जाएगी, वो उसमें एंट्री नहीं करेगा इस चीज में,
कि वो आपकी ज़मीन को वो कुछ करेगा या लेगा। जब आप उससे छिड़वानी है उससे छिड़वा लो, कह दो जी मेरे को आपका नहीं पुगता, ये एग्रीमेंट खत्म मैं करता हूँ, तो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। तो अब इससे फार्मर को फायदा ही है ना। अब देखो फार्मर को कितना नुकसान हो रहा है। अब वो फसल लगाता है, बेचने जाता है, उसका रेट नहीं मिलता, तो वो अब उससे उसको फायदा हो जाएगा। उसको एक घर बैठे ही आराम से उसके जो उसने इतनी मेहनत करनी है, इतना कुछ करना है, उसका खुद को पैसा मिल जाएगा, वैसे ही मिल जाएगा। अब इसमें क्या गलत चीज़ है, क्या प्रोटेस्ट करने वाली बात है, मेरे को तो समझ नहीं आ रही। अब तीसरी चीज आ जाती है, जो तीसरा जो बहुत से लोगों को नहीं पता, तीसरा जो है वो असेंशियल कमोडिटी एक्ट है। असेंशियल कमोडिटी का एक्ट होता है कि जो जरूरी वस्तुएं हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने जरूरी वस्तुओं की लिस्ट डिक्लेयर की हुई है कि ये जरूरी वस्तुएं हैं। जरूरी वस्तुओं का मतलब ये होता है कि ये जो अगर वो जरूरी वस्तु कोई डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट, तो जरूरी वस्तु का मतलब होता है कि ये जरूरी वस्तु जो है, वो जो ट्रेडर्स हैं वो उसका स्टॉक नहीं कर सकते, उसकी एक लिमिट होती है। जैसे आपका प्याज ही है, मैं आपको बताता हूँ, प्याज से पहले जरूरी वस्तु में था, उसको निकाल दिया है, ठीक है। मैं बताता हूँ इसमें क्या है कि जैसे सपोज कर लो एक प्याज है, ये जरूरी वस्तु है। अब जरूरी वस्तु है तो उसके ऊपर एसेंशियल कमोडिटी है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। स्टॉक होल्डिंग उसको कहते हैं, स्टॉक होल्डिंग, ये भी मैंने आपको बताया था। स्टॉक होल्डिंग होता है कि उसके रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि कोई भी एक व्यापारी या इंडिविजुअल जो है वो 100 बोरी से अपने माल ज़्यादा गोदाम में नहीं रख सकता, ठीक है ना। तो ये उस पर रिस्ट्रिक्शन है, ये लगाई है एसेंशियल गुड्स पे। अब उसमें से उन्होंने क्या किया है, ये एसेंशियल गुड्स में से ये वाली जो चीजें, एक पल्सिस, पल्सिस जो आपकी ये दालें हैं, ठीक है ना, एक प्याज, एक आलू, और एक जो आपके खाद्य ये तेल हैं, ये जो आपके सरसों का तेल, वनस्पति ऑयल, ये सारे एसेंशियल गुड्स में से निकाल दिए हैं। इनके ऊपर कोई स्टॉक होल्डिंग नहीं रही। जितना कोई चाहे 500 बोरी इसको रख ले, 1000 बोरी रख ले, उसकी मर्जी है ट्रेडर की, ठीक है। अब इसमें फार्मर के साथ रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है। ये फार्मर का इसमें ना कोई नुकसान है, ना कोई उसका फार्मर का फायदा। उसमें नुकसान फायदा हमारा है, ठीक है ना, जो कंज्यूमर है। प्रोड्यूसर का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। प्रोड्यूसर का क्या, उसने तो माल बेच दिया अपना, आगे आगे जो ट्रेडर है वो चाहे उसमें पैसा जितना मर्जी कमाए। तो उसका फैक्ट हमारे ऊपर आना चाहिए, हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए उसके ऊपर। एटलीस्ट आई एम गोइंग टू प्रोटेस्ट इट। क्योंकि आपने यही देखा होगा कि अभी जो 2 महीने में प्याज का रेट जो है, अगर आप घर पे नहीं लेते तो प्याज का रेट बढ़ गया है, आलू का रेट बढ़ गया है, ठीक है ना। तेल की बोतल का रेट मैं उस दिन देखा 115 रुपये था, आज 150 रुपये होगा। तो वो बढ़ गया है, वो ठीक है, वो दैट इज अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो गलत किया है। लेकिन उन्होंने ये कहा है, इसमें साथ में ये भी कंडीशन लगाई है, ये गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर प्राइसेस उसकी चीज़ के बढ़ जाते हैं, जैसे अभी तेल के रेट्स बढ़ रहे हैं, प्याज के बढ़ रहे हैं, तो वो फिर इसको कंट्रोल कर देगी, समझे ना। फिर उसको कंट्रोल, उसमें प्रोविजन रखा हुआ है। अगर देश में अकाल पड़ जाता है, फैमिन आ जाता है, वार लग जाती है, लड़ाई लग जाती है, तो फिर उसके ऊपर स्टॉक होल्डिंग कर देंगे, फिक्स कर देंगे। तो ये 3 है। अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये 3 आप इनको बड़ी अच्छी तरह से किसी को भी बताओ। ये अल्टा है ये, क्योंकि मैं ये नहीं मैं कहता कि मैं तो कोई बीजेपी की सपोर्ट कर रहा हूँ या मैं कांग्रेस को कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने कहना कि आपको, क्योंकि आपके साथ रिलेटेड है, कल को कोई आपको, मेरे कोई को पूछ लेता है यार आप तो एग्रीकल्चर से, मेरे को बताओ, तो मैंने तो बड़े लोगों को बताया है ये चीज़, और मैंने लिख लिख के व्हाट्सएप पे भी भेजा है कि क्या है आपको, मैंने उसमें भी आपके जो अवेयरनेस है उसमें भी लिखा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये मैं नहीं कहता कि प्रोटेस्ट करना फार्मर करें, वो उनकी मर्जी है, लेकिन देयर शुड बी ए जेन्युइन काज को। लेकिन पहली तो बात है कि दे मस्ट बी क्लियर अबाउट इट। जो मैं चीज़ करने चाह रहा हूँ, अगर मैं किसी गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को तो एटलीस्ट क्लियर होनी चाहिए ना चीज़। अब आप कॉलेज में जाके कोई प्रोटेस्ट करने लग जाओ, एक ने किया जी उसके साथ ये हुआ है, तो दूसरा कहेगा जी मेरे साथ भी हो, तो क्लैरिटी तो हो कि क्या चीज़ पे हो रहा है, अभी क्या चीज़ है, ये हमारे नुकसान में है या फायदे में। तो ये था, तब आपको हुआ ये तीनों चीज़ें क्लियर। हाँ, यस सर। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये नहीं है लोगों को क्लियर। मैं तो डेली इसमें आगे बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन मैं आपके साथ वो नहीं डिस्कस करता। मेन चीज़ यही है, जो 3 जो मैंने बताई है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, नथिंग इज देयर। कोई कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ वैसा ही है जो है। सिर्फ एक ये जो किया एसेंशियल गुड्स से निकाला है, उसमें हमारे ऊपर इफेक्ट आने वाला है, कंज्यूमर पे।
लेकिन वो भी गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप रेट आप देख रहे हैं वो बढ़ रहा है तो उसको उस पर कंट्रोल कर देंगे वो, ठीक है ना। तो जहाँ गवर्नमेंट गलत है तो गलत है, जहाँ ठीक है तो ठीक है। तो लेकिन गवर्नमेंट गलत करेगी क्यों, मेरे को ये नहीं समझ आता कि फार्मर्स को के लिए क्यों गलत करेगी वो। यही पहले सोचना चाहिए। आपके जो पेरेंट्स हैं आपके लिए कुछ गलत करना चाहते हैं वो, ठीक है ना। जहाँ मैं हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को चाहता हूँ कि वो गलत हो, नहीं चाहते हैं ना। तो यही बट तो सर तो हाँ बताओ पेरेंट्स बताओ। अपना प्रॉफिट नहीं ना देखते हैं? इसलिए वो हमारे लिए सही सोचते हैं, अपना हाँ प्रॉफिट नहीं ना ढूंढते वो। नहीं नहीं वो तो ठीक है ना। तो ये चीज है कि मैं मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग में कुछ नहीं करना चाहिए। बाकी ये नहीं है कोई भी, मैं यहाँ डिबेट करने बैठा हूँ जहाँ मैं तो क्योंकि आपके साथ रिलेटेड है, तो एटलीस्ट एग्रीकल्चर मार्केटिंग के साथ रिलेटेड है। अभी ये स्टार्ट होनी है, अभी आपका ये राइस की स्टार्ट हो जाएगी ना प्रोक्योरमेंट अभी। तो आप ये देख लेना फार्मर सब आराम से बैठ जाएंगे, क्योंकि कुछ वो होना ही, वो तो कहेंगे ये हम क्या कर रहे थे, हम हमने अपना नुकसान कर लिया इसमें, ठीक है ना। अभी वो वैसे का वैसे ही चलना है, सब कुछ कुछ नहीं होना। लेकिन एक वो फार्मर को फ्रीडम दी है और बाकी तो कुछ नहीं किया। अब वो फ्रीडम का फायदा उठाना चाहता तो उठाए, नहीं उठाना चाहता तो ना उठाए। गवर्नमेंट को क्या सिरदर्दी है इसमें। अगर मैं अपनी आमदनी बढ़ाना चाहता हूँ तो बढ़ा लूँ, अगर मैं नहीं चाहता अपनी आमदनी बढ़ाना तो गवर्नमेंट को क्या है, ना बढ़ाओ, जैसे आप गुजारा कर रहे हो करते रहो, ठीक है ना। तो यही है इसमें। तो ये था जो मैं, क्योंकि मैं इसलिए टाइम में इतना लगा देता हूँ कि एटलीस्ट यू शुड नो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछ ले तो नाम तो मेरा भी साथ में आता ही है कि कौन आपको बताते हैं, भी कोई बता भी रहा है कि नहीं कोई बता रहा। लेकिन इससे बैड लक कि आपको नहीं कई चीज़ों का पता होता। लेकिन एटलीस्ट आई एम वेरी क्रिस्टल क्लियर अबाउट एनीथिंग। कोई भी चीज़ जो आपके हो रही है, जो भी है होना है, तो मैं सबसे मतलब पहला व्यक्ति होता हूँ जो इस चीज़ की क्लैरिटी लेता हूँ, कहीं से भी लूँ मैं, ठीक है ना। और मैं इसको बड़ा डीपली पढ़ता हूँ, ये नहीं है कि मैं ऊपर ऊपर से। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए सब कुछ। तो नाउ कमिंग टू आवर मेन जो है, तो आज आपका अगर आप देखो जो आपका जो सेकंड यूनिट है उसमें क्या है जो आप देख सकते हो। एक तो आपका जो है मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस है, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। ये डब्ल्यूटीओ के अंदर आता है। आज हम पहले एक मिनिस्टेरियल मिनिस्टेरियल जो मिनिस्ट्री से होती है, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस है, वो डिस्कस करेंगे। ये डब्ल्यूटीओ के अंडर आता है, ठीक है ना। फिर ये आपकी एक्सपोर्ट सब्सिडी, एक्सपोर्ट का तो पता ही है आपको, एक्सपोर्ट जो करते हैं एक्सपोर्ट सब्सिडी, उसके ऊपर जो रियायत देते हैं सब्सिडी के, एक्सपोर्ट सब्सिडी। एक तो ये हम डिस्कस करने करेंगे कि एक्सपोर्ट सब्सिडी क्या होता है। एक मार्केट असेस, ठीक है ना, मार्केट असेस, मार्केट की जो असेस, मार्केट असेस का मतलब है कि जो हम किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करते हैं, ठीक है ना। तो एक हम वो डिस्कस करेंगे। और एक्सपोर्ट सब्सिडी हो गया ये। बाकी एक डोमेस्टिक सपोर्ट, ठीक है ना, डोमेस्टिक सपोर्ट। तो ये हम चार चीज़ें आज डिस्कस करेंगे, है बड़ी शॉर्ट में, लेकिन दीज आर रिलेटेड टू दी ट्रेडिंग। तो ये डब्ल्यूटीओ आपने पढ़ा था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें ही है मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। आप ये लिख लो कि व्हाट इज मिनिस्टीरियल, MINISTERIAL, मिनिस्टर से मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस है। तो ये है लिखा आपने मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस। यस सर। हाँ, तो मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस क्या है। मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस इज द टॉप मोस्ट बॉडी ऑफ द डब्ल्यूटीओ। टॉप मोस्ट बॉडी है ये, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है। इट इज द टॉप मोस्ट, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस इज द टॉप मोस्ट बॉडी ऑफ द डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मोस्ट बॉडी है। इट कंसिस्ट ऑफ द, इट कंसिस्ट, इसमें कौन कौन से लोग हैं। इट कंसिस्ट of the representative of all member states. It consists of the representative of all member states. मतलब जो भी WTO के मेंबर हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इसका मेंबर है,
ये है इसका मतलब, इट कंसिस्ट्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल मेंबर स्टेट्स, इट इज ऑथोराइज्ड, इसको क्या अधिकार है, इसको मिनिस्टेरियल जो कॉन्फ्रेंस है इसको क्या अधिकार है, इट इज ऑथोराइज्ड टू अंडरटेक, it is authorized to undertake the measures, it is authorized to undertake the measures which are necessary for the functioning of the organization. तो मतलब इसको ऑथराइज किया है कि वो कोई भी तरीके अपना सकते हैं, टेक measures, authorized to undertake the measures which are necessary for the functioning of the organization, for the functioning of the organization, and to make decisions, and to make decisions, और फैसले ले सकते हैं, make decisions on all matters, and take decisions on all matters governed, all matters governed by the multilateral trade agreements, governed by the multilateral ट्रेड, मल्टीलेटरल ट्रेड मैंने बताया था कि जब सारे कंट्री इकट्ठे होके एक किसी कंट्री को सप्लाई करते हैं तो ये मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो नेक्स्ट आप लिखो, फिर मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। मीटिंग्स ऑफ द मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स ऑफ द मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस आर हेल्ड एट लीस्ट once in 2 years। तो ये मिनिस्टेरियल जो कॉन्फ्रेंस होगी ये 2 साल में एक बार होगी, मतलब बाई ईयरली। मीटिंग्स ऑफ द मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस आर हेल्ड एट लीस्ट once in 2 years and the decisions are made by a consensus, decisions are made by a consensus। consensus का क्या मतलब है? अब उसमें इतने मेंबर्स हैं, ठीक है ना, एक कंसेंसस होता है, तो कंसेंसस के ऊपर उल्टा क्या होगा, फिर इसका अपोजिट क्या होगा? आर डिसीजन टेकन आर मेड बाय ए कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब कि आपस में ही बात करके, मतलब वोटिंग नहीं होती कोई, मतलब अपनी सुलह से ही, जैसे उसने कहा तो उसने मान लिया, तो ये एक कंसेंसस से चीज को कर लेते हैं। देयर इज नो कन्फ्लिक्ट, देयर इज नो वोटिंग, वोटिंग नहीं होती कि नहीं ये हमने मुद्दा पास करना है, इस पे वोटिंग करो, इसके हक में कितने हैं, इसके उल्ट में कितने हैं, तो देयर इज नो वोट। तो ये कंसेंसस से होता है, ठीक है ना। तो ये एक बॉडी है मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, जो कोई भी ये डिसीजंस लेती है, बायलेटरल जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, और ये 2 साल में एक बार मीटिंग करती है, और इसमें जो है वो डिसीजंस लेती है बाय कंसेंसस, और इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एग्रीमेंट, in accordance with the provisions of the agreement, in accordance with the provisions of the agreement established by the WTO। जो WTO ने एक एग्रीमेंट बनाया हुआ है कि जिसमें ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बनेगी। In accordance with the provision of the agreement established by WTA, the General Council which manages the work of the organization, the General Council which manages the work of the organization takes a significant place in the organizational structure, and makes decisions within the guidelines
within the guidelines set by the ministerial conference, within the guidelines set by the ministerial conference. It meets regularly. It meets regularly, usually once in 2 months. तो मतलब ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो 2 साल में एक बार होती है, और ये जो जनरल काउंसिल है, ठीक है ना, ये उसका एक पार्ट है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का। ये जनरल काउंसिल जो है ये रेगुलरली मीट करती है, मतलब लेकिन 2 महीने में एक बार जरूर, यूजली वंस इन 2 मंथ्स, 2 महीने में एक बार ये अपनी मीटिंग जरूर करती है। जनरल काउंसिल इज इंचार्ज फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द WTO. General Council is in charge of the functioning of the WTO. ठीक है, तो ये है, ये मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस है। जो मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस जो है ये WTO के एग्रीमेंट के हिसाब से मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस बनी हुई है। और मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस जो है ये डिसीजंस लेती है बाइलेटरल जो हमारी ट्रेड है, ठीक है ना, और 2 साल में एक बार इसकी मीटिंग होती है, और उसके बीच में एक जनरल काउंसिल है जो 2 महीने में एक बार अपनी मीटिंग करती है। तब ये मिनिस्टेरियल जो कॉन्फ्रेंस है ये कब कब हुई, इसकी आप सिर्फ डेट्स, मतलब अभी ये 12th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस चल रही है, 12वीं, मतलब जो 12 मल्टीपल बाई 2 24 ईयर्स हो गए इसको, मतलब अपनी मीटिंग करते हुए। तो अभी जो लास्ट है दैट इज द 12th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, ये जून में होनी थी, ठीक है ना, जून ये जो चला गया जून मंथ, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 इट हैज नॉट बीन हेल्ड। ठीक है, तो ये 12th चल रही है। अगर आपको कोई पूछ ले जहाँ एग्जाम में भी आ जाए विच इज द विच नंबर इज गोइंग ऑन, तो ये 12th नंबर इज गोइंग ऑन। तो जो फर्स्ट हुई थी, फर्स्ट मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, तो वो कब हुई थी, वो हुई कब थी, आप लिखते जाओ एक एक करके ना, क्योंकि ये आ जाता है कई बार। मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन सिंगापुर। फर्स्ट जो हुई है वो सिंगापुर में हुई है 9 to 13 दिसंबर 1996। पहली जो हुई है ये दिसंबर 9 से लेके 13 दिसंबर तक 1996 में हुई है ये फर्स्ट, ठीक है ना। तो वही मैंने कहा ना 24 साल आप लगा लो, 24 साल हो गए। और फिर सेकंड मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ हुई है, जिनेवा में, वो जिनेवा में हुई है, और वो 18 मई से लेके 20 मई तक हुई है, और ईयर इज 1998, ईयर इज 1998, ठीक है। फिर उसके बाद में थर्ड हुई है, थर्ड जो है वो मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, ये कंट्री का नाम है, ये जगह का नाम है SEATTLE, सेटल, SEATTLE। और ये कब हुई है, 30 नवंबर से 3 दिसंबर 1999। और जो फोर्थ है, फोर्थ जो हुई है दैट वाज हेल्ड इन दोहा। दोहा ये गल्फ कंट्री है, DOHA। मिनिस्टेरियल फोर्थ मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ये कब हुई है, दोहा में 9 से लेके 13 नवंबर, 9 से लेके 13 नवंबर 2001। तो फर्स्ट वाली कौन सी ईयर में थी? फर्स्ट वाली जो है वो 1996, 1996। और ये फोर्थ वाला जो है ये 2001 में हुई। और फिफ्थ जो है, फिफ्थ जो है वो कंट्री में जगह का नाम है कैनकुन, CANCUN, कैनकुन। और 10 से लेके फ्रॉम 10 to 14 सितंबर 2003। और सिक्स्थ जो है, सिक्स्थ हांगकांग में, सिक्स्थ हांगकांग 13 से लेके 13
से 18 दिसंबर 2005 देन 7th जो है ये हुई है जनेवा में, GENEVA, और ये हुई है 30 नवंबर से लेके 2 दिसंबर 2009। और 8th जो हुई है दिस डे 8th, ये फिर जनेवा में हुई है। दिस वाज अगेन हेल्ड इन जनेवा, और इसका पीरियड है 15 टू 17 दिसंबर 2011। और 9th जो है ये वाज हेल्ड एट बाली, BALI, बाली 3rd से लेके 6 दिसंबर तक 2013। और देन 10th जो है 10th वाज हेल्ड इन नैरोबी, NAIROBI, नैरोबी। 15 से लेके 15 टू 19 दिसंबर, मोस्टली दिसंबर नवंबर में होती हैं, 15 से लेके 19 दिसंबर 2015। और 11th जो है दैट वाज हेल्ड इन ब्यून्स, BUENOS, और इसकी डेट है 10th से 13th दिसंबर 2017। 10 से लेके 13 दिसंबर 2017। और जो ये अभी जो 12th चल रही है, 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस दैट वाज एग्रीड, ये आप लिख लो, 12th ministerial conference that was agreed to take place from 8th to 11th June, 2020 इन काजस्तान। ये जहाँ पे वो भी हाईजैक भी हुआ था ना, ये भी उसमें ही है, गल्फ कंट्री में, KAZAKHSTAN, काजस्तान। इज पोस्टपोन्ड, उसको पोस्टपोन कर दिया है ड्यू टू दी न्यू डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू COVID-19 वायरस। तो ये है, दीज आर दी। और इसकी जो नेक्स्ट डेट है, द WTO, आप इसमें लिख लो, द WTO सेक्रेटरिएट विल सब्सिक्वेंटली इशू इंफॉर्मेशन। The WTO Secretariat will subsequently issue information regarding the new date. नई डेट के लिए वो बाद में अनाउंस करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस मिनिस्टेरियल जो कॉन्फ्रेंस आपकी ये है। तो देन वी कम टू दी, ये बड़ा शॉर्ट ही है साहब, एक्सपोर्ट सब्सिडी। अब एक्सपोर्ट सब्सिडी, एक्सपोर्ट का तो आपको पता ही है, वन इज इंपोर्ट एंड वन इज एक्सपोर्ट, ठीक है ना। अब इंपोर्ट जो है, हम बाहर से जो माल मंगवाते हैं तो वो इंपोर्ट होता है, और जो हम बाहर से, ये इंटरनेशनल ट्रेड में आएगा, तो जो हम बाहर माल भेजते हैं वो एक्सपोर्ट होता है। अब एक्सपोर्ट में सब्सिडी है, एक्सपोर्ट में सब्सिडी का क्या मतलब हुआ, कुछ समझते हो आप इसमें भाई? दिस इज एक्सपोर्ट सब्सिडी। सब्सिडी है ना, आजकल आपको कोई सब्सिडी का, जैसे एक एग्जाम्पल है आपका ये जो गैस सिलेंडर है, ठीक है ना, इसके ऊपर सब्सिडी होती है। जैसे अगर पहले आपसे 700 रुपीज़ ले लेते हैं, फिर आप उसके बाद में जितनी भी सब्सिडी अनाउंस करते हैं 130 या 200 या कुछ है, वो फिर आपके अकाउंट में आती है, ठीक है ना। तो ये इसको भी क्या कहते हैं, व्हाट डज दिस, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये जो सिस्टम है कि आपके अकाउंट में सब्सिडी आएगी, आपको वैसे कैश सब्सिडी नहीं दी, तो इस स्कीम को क्या कहते हैं, कुछ पता है आपको? ये
डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है ना ये, DBS, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। डायरेक्ट बेनिफिट, आप जितना भी मतलब पैसा ये सब्सिडी दी जाती है, कोई भी जो आपको बेनिफिट देना वो डायरेक्ट कस्टमर को पहुंचेगा। मतलब मिडल मैन उसमें कोई नहीं होगा कि इसको पैसा देंगे तो वो फिर आगे आपको देगा। ये मोदी जी ने जो चलाया DBS सिस्टम, आके काफी इसको स्ट्रीमलाइन किया। DBS इसको कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। तो ये जो सब्सिडी है ये दी जाती है, क्योंकि ये अगर सब्सिडी देती है तो गवर्नमेंट उसको बियर करती है। अब आप एक एग्जांपल मैं और बताऊं आपको, जैसे आप पेट्रोल अपनी स्कूटी में भराते हो, ठीक है ना, अभी क्या रेट चल रहा है पेट्रोल का, वो बता सकते हो? हम्म, कितना रेट चल रहा है पेट्रोल का? सर पर डी पता नहीं, काफी टाइम हो गया। 84 रुपीज अभी चल रहा है ना पेट्रोल का रेट। तो ये इसके ऊपर भी सब्सिडी है। ये अभी आपको बहुत लग रहा है ना कि ये 73 या 74 रुपीज था, तो इसको डी कंट्रोल किया हुआ है गवर्नमेंट ने, और इसका रेट मार्केट के हिसाब से बढ़ जाता है। तो लेकिन इसके ऊपर भी सब्सिडी है। गवर्नमेंट इसमें कितना तो अपने ऊपर बर्डन ले रही है, नहीं तो ये अगर सब्सिडी ना हो तो आपको ये जो तेल है ये 100 रुपीज, 110 रुपये लीटर मिलेगा। तो गवर्नमेंट इज टेकिंग द लॉस ऑफ दैट। जो बर्डन है वो गवर्नमेंट सह रही है, सब्सिडी। तो ऐसे ही ये जो है एक्सपोर्ट की जो सब्सिडी का मतलब यही होता है कि उसमें किसी चीज़ की रियायत देनी। अब फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर पे भी सब्सिडी है, फर्टिलाइजर के ऊपर भी सब्सिडी है। अब ये किसानों को ये भी लग रहा था कि फर्टिलाइजर की सब्सिडी ना चली जाए, तो फर्टिलाइजर की सब्सिडी नहीं, मतलब जो है कि गवर्नमेंट बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सब्सिडी पे दे रही हैं आपको। तो अगर ये सब्सिडी पे ना दें तो ये आप यू कैन नॉट सर्वाइव। लेकिन इसके ऊपर इकोनॉमिस्ट जो हैं, इकोनॉमिस्ट ने बहुत ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है कि देयर शुड नॉट बी सब्सिडी ऑन एनी आइटम। किसी आइटम पे सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गलत है। इससे इन्फ्लेशन बढ़ती है, ये इसमें भी आएगा, इन्फ्लेशन होता है महंगाई, इससे महंगाई बढ़ती है। तो एक्सपोर्ट सब्सिडी का मतलब यहाँ ये है कि जो भी एक्सपोर्टर अपने माल को बाहर बेचेगा, तो एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, ठीक है ना, एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए कि एक्सपोर्ट हमारा बढ़े, तो उसके ऊपर सब्सिडी दी गई है। कि उसको सब्सिडी मीन्स उसके ऊपर जो चार्जेस लगते हैं उसको, उसमें उसको रियायत दी गई है। तो ये है एक्सपोर्ट सब्सिडी। अब क्यों, अगर आप कहोगे तो क्यों वो एक्सपोर्ट को सब्सिडी क्यों देना चाहते हैं, इंपोर्ट क्यों नहीं देना चाहते, कोई बताओगे? ये बड़ी कॉमन सेंस है। Why the country wants that their export should be increased and import should be decreased? इंपोर्ट को डिस्करेज करते हैं, एक्सपोर्ट को इनकरेज करते हैं। वाई इट इज सो, कुछ बताओगे? कुछ कोई एनी आइडिया, कुछ आपको पता हो, कुछ हो? ये तो पता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। यस सर। हाँ, हमारे यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कहाँ पे है पोर्ट? यहाँ पास में कहाँ है? वेयर इज आवर एक्सपोर्ट पोर्ट? एक तो होती है ड्राई पोर्ट, एक होती है वेट पोर्ट। वेट पोर्ट होती है बंदरगाह, जैसे आपकी केरला में है, विशाखापट्टनम में है, जहाँ पे समुंदर है। और एक ड्राई पोर्ट होती है जहाँ समुंदर तो नहीं होता है। तो ड्राई पोर्ट हमारे यहाँ नियर बाई कहाँ पे है? हमारे पंजाब में, आप यहाँ बैठे हो तो पता है कोई कहाँ पे ड्राई पोर्ट? लुधियाना में है, ठीक है ना। अगर आप इफ यू हैड द चांस तो गो फ्रॉम जलंधर टू लुधियाना। अगर आप जलंधर से लुधियाना गए होंगे तो व्हेन द लुधियाना कम्स देयर इज फ्लोर। फ्लोर एक जगह आती है, फ्लोर के राइट साइड में आप देखोगे तो बड़े बड़े एक्सपोर्ट के केन्स, बड़े बड़े एक्सपोर्ट के वो केन्स पड़े होते हैं। उसमें जो जितने भी एक्सपोर्टर हैं वो अपना माल उसमें मतलब भरवाते हैं, सारा देते हैं। फिर वो वहाँ से माल जो है वो जाता है, वहाँ से एक्सपोर्ट होता है, समुद्री जहाज में जाएगा, जहाँ इसमें बाई एयर जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा ये, क्योंकि आपके साथ ये मार्केटिंग का है तो तभी मैं आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो बहुत देखा हुआ है। वो बड़े अभी उसमें पीछे प्रॉब्लम आ गई कि देयर वाज ए शॉर्टेज ऑफ द कंटेनर। अभी ये न्यूज़पेपर में था कि देयर इज शॉर्टेज, क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत बढ़ रहा था, क्योंकि माल रुका हुआ था ना, जो अभी आपने देखा कि कंट्रीज को जा नहीं रहा था, तो एकदम उसकी डिमांड बढ़ गई।
तो एक्सपोर्टर्स वर इन हरी अप टू एक्सपोर्ट देयर गुड्स जो रुके हुए थे, तो उसकी कंटेनर की शॉर्टेज हो गई थी। तो ये है कि एक्सपोर्ट की सब्सिडी क्यों देते हैं, व्हाई दे आर गिविंग द एक्सपोर्ट, टू बूस्ट अप द एक्सपोर्ट। ठीक है ना, मैंने ये कहा था। तो एक्सपोर्ट में ये है कि एक्सपोर्ट अगर हमारा एक्सपोर्ट जाएगा, ठीक है ना, अगर हमारे इस कंट्री से एक्सपोर्ट बाहर जाता है तो क्या फायदा होगा, व्हाट 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 विल बी द बेनिफिट। सर उतनी ज्यादा मनी आएगी और उतनी जीडीपी इंक्रीज होगी। नहीं नहीं, ये देखो क्या होता है कि जब हम माल एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी आएगी बाहर से। हाँ जी। फॉरेन करेंसी क्या आएगी, जहाँ हमें डॉलर्स आएंगे, जहाँ पाउंड्स आएंगे, उसको करें हम इंग्लैंड को भेजते हैं, तो मोस्टली ये ट्रांजेक्शन डॉलर में ही होती है। इंटरनेशनल करेंसी है डॉलर। तो डॉलर ही हर कंट्री में डॉलर चल जाता है, आप कहीं भी चला लो डॉलर को। लेकिन जो आपका पाउंड है उसकी रिस्ट्रिक्टिव हो जाती है, कई जगह उसको लेंगे, कई जगह नहीं। जो आपका जो इंडियन रुपीज़ है, आप बाहर लेके जाते हो तो इंडियन रुपी, अगर आप अमेरिका में इंडियन रुपी लेके चले जो अपनी करेंसी, तो वो कहेंगे जी आप यहाँ से उतर जाओ हमारी दुकान से। ठीक है ना, वी डोंट परचेज इट, वी डोंट टेक इट। लेकिन अगर आप उनको डॉलर देते, डॉलर आप इंडिया में लेके आते हो तो डॉलर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये है कि मैं जो इसका मतलब ये है कि वाई इट इज सो कि जो हम अगर बाहर माल भेजते हैं तो उसके बदले में हमें फॉरेन करेंसी मिलती है। ठीक है ना, तो हमारा जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो बढ़ता है। वो क्यों हमें जरूरी है कि फॉरेन करेंसी हमारा रिजर्व बढ़ेगा, तो जब हमें कोई चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी, आप जब इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट करने में आपको फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी, आपको इंडियन रुपीस नहीं देने पड़ेंगे। कि आपको माल बाहर से परचेज कर रहे हो, अब मैं इंपोर्टर हूँ, तो मैं बाहर से अमेरिका से कोई माल खरीद रहा हूँ, तो मेरे को वहाँ पे रुपए नहीं देने पड़ेंगे। मैं अपने बैंक में जाऊँगा, तो मैं जहाँ कहीं से करूँगा तो मैं कहूँगा जी मेरे को इसके डॉलर दे दो। ठीक है ना, जहाँ अगर वो पाउंड में डिमांड कर रहा है तो मैं उसको पाउंड में मतलब देने पड़ेंगे। तो वो फिर वो मॉल जो है वो वहाँ पे जो वहाँ वो एक्सपोर्टर होगा, वो मैं इंपोर्टर हूँ, वो एक्सपोर्टर है। ये फॉरेन एक्सचेंज है, ये मैंने बहुत ये किया हुआ है, स्पेशली मेरी इसमें ट्रेनिंग हुई हुई है बहुत ज़बरदस्त। तो ये एक चीज़ समझ नहीं आती काफ़ी देर तक। तो ये है कि इसमें एक्सपोर्टर जो है वो मतलब जो फिर वहाँ से वो भेजेगा तो वो, लेकिन फॉरेन करेंसी में हमें देनी पड़ेगी इंपोर्ट करने के। अगर हम इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी देंगे तो हमारी फॉरेन करेंसी कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो वेयर फ्रॉम वी विल गिव, कि फॉरेन करेंसी ऐसी तो है नहीं कि हम छाप लेंगे। करेंसी अपनी इंडियन रुपीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छाप लेता है जो, ठीक है ना, वो तो आपने छाप लेगा, लेकिन डॉलर कहाँ से छाप लेगा, डॉलर तो हमें अर्न करने पड़ेंगे, कमाने पड़ेंगे। तो ये इसके लिए एक्सपोर्ट को वो कहते हैं, इसलिए हमारे जो कंट्री है गिव्स इम्पोर्टेंस टू द एक्सपोर्ट, कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, हमारे पास फॉरेन करेंसी आए, हमारे पास जितना फॉरेन रिजर्व्स होगा, दैट इंडिकेट्स द हेल्थ ऑफ द कंट्री। वो कंट्री की हेल्थ को बताता है कि किसी इस कंट्री का एक्सपोर्ट बहुत है, इंपोर्ट बहुत कम है, मतलब ही इज सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है ना, अगर हमें हर चीज़ के लिए इंपोर्ट ही करना पड़ेगा तो फिर हमें डॉलर मतलब देने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो उसके बदले में हमें रुपीस जो है हम देंगे, तो उसके बदले में हमें डॉलर मिलेगा, और वो डॉलर हमारे बाहर चले जाएंगे। हमारे पास जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ जाएगा। तो हमारा जो है वो, इसको करंट अकाउंट भी कहते हैं, करंट अकाउंट जो है हमारा बिगड़ जाएगा। हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा। अगर डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा तो हमारे फॉरेन रिजर्व्स कम होते जाएंगे, फॉरेन रिजर्व कम हो जाएंगे तो हमारा खोखला हो जाएगा सारा काम। तो ये है, ये जो मैंने आपको बड़ी इसकी मतलब काफ़ी बैकग्राउंड बताई है, काफ़ी वेल एक्सप्लेन एक्सपोर्ट की जो सब्सिडी है। ठीक है ना, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं ये है कि ये मैंने सारी चीज़ें डील की हुई हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को मैंने डील किया हुआ है, इसमें एलसी होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जो ओपन होता है जब माल खरीदा जाता है। इसमें मेरी स्पेशल बॉम्बे में ट्रेनिंग हुई हुई है 1 साल की। आई हैव हैड टू गो फॉर ए स्पेशल ट्रेनिंग। ठीक है ना, 1 साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मेरी ट्रेनिंग हुई थी, तो तभी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आई हैव डेल्ट दो डॉक्यूमेंट्स। आपने तो वो डॉक्यूमेंट्स देखे ही नहीं है, तो देखने का टाइम भी नहीं आपको मिलेगा। तो मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखे हुए हैं जिसके साथ ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। बहुत बड़ा ये रिस्क होता है, रिस्की जॉब।
तो ये है, तो अब आप इसमें लिख लो, मैंने काफ़ी आपको वेल एक्सप्लेन्ड, ये अगर आपको वैसे भी आ जाए तो आप लिख सकते हो, लेकिन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट व्यू मैं हमेशा ही आपको लिखाता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी आपको डिक्टेट नहीं करा सकता जब तक मैं आपको एक्सप्लेन ना कर लूँ, ठीक है ना। तो ये है, आप इसमें आप लिख लो फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट व्यू, एक्सपोर्ट सब्सिडी क्या, एक्सपोर्ट सब्सिडी इज ए गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है ना, जो मैंने बोला वही है सब कुछ। एक्सपोर्ट सब्सिडी इज ए गवर्नमेंट पॉलिसी टू इनकरेज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, टू इनकरेज export of goods and discourage sale of goods, ठीक है ना, and discourage sale of goods on the domestic market, and discourage sale of goods, उसका उल्टा ही हो गया ना, and discourage sale of goods on the domestic market through direct payments, through direct payments, low cost loans, ये मतलब एक्सपोर्ट को कह रहा है, एक्सपोर्ट को कह रहा है कि उसको डायरेक्ट पेमेंट मिल जाती है, लो कॉस्ट लोन्स और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, टैक्स रिलीफ, और जो टैक्स है उसका जो अर्न करता है वो डॉलर्स, उसका जो इनकम आती है उसके भी टैक्स रिलीफ मिलती है, टैक्स रिलीफ फॉर एक्सपोर्टर्स, और ओ आर डाल के, और गवर्नमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग, गवर्नमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। तो नेक्स्ट आप इसमें लिखो, एन एक्सपोर्ट सब्सिडी रिड्यूसेस द प्राइस, एक्सपोर्ट सब्सिडी reduces the price paid by foreign importer, an export subsidy reduces the price paid by foreign importers, which means domestic consumers pay more, which means domestic consumer pay more than foreign consumers, which means लिखा है, which means domestic consumers pay more than foreign consumers. The WTO, आप WTO इस पे मैं नहीं चाहती, WTO doesn't want this. WTO prohibits most subsidies. WTO prohibits more subsidies, मतलब मना करती है वो, directly linked to the volume of exports, directly linked to the volume of exports, except for LDC. LDC क्या होता है? LDC मतलब जो कंट्री जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री, LDC लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री, लीस्ट डेवलपमेंट जो कंट्रीज है, हमारा जो कंट्री है वो किस में आता है? डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है या लीस्ट है? हैं? आपका जनरल नॉलेज किसी चीज में भी नहीं है। आप हमारा जो कंट्री है, वेदर इट इज डेवलपिंग और इट इज डेवलप्ड और इट इज लीस्ट डेवलप्ड, किस में आता है हमारा कंट्री? कुछ तो बोलो। डेवलपिंग। हाँ, डेवलपिंग में है हमारा जो कंट्री है, दिस इज द डेवलपिंग कंट्री। और हम ये है कि अब ये इस कंट्री में नहीं है जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, ठीक है ना। तो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज में WTO जो है वो कहता है कि दैट डजंट प्रोहिबिट्स दी एक्सपोर्ट सब्सिडी। और डेवलप्ड अभी होने में अभी हमें बहुत टाइम लगेगा। डेवलप कंट्री जैसे USA डेवलप्ड कंट्री, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट फॉर LDCs, incentives are given by the government of a country. Incentives are given by the government of a country to exporters, to encourage export of goods. Export of goods. तो next is इसमें क्या है कि export subsidies are also generated.
export subsidies are also generated when internal price supports as in a guaranteed minimum price for a commodity, as in a guaranteed minimum price a commodity, create more production than can be consumed internally in the country. Instead of letting the commodity, letting मतलब allow करना, instead of letting the commodity rot मतलब गलना, or destroying it, instead of letting the commodity rot or destroying it, the government exports it. तो गवर्नमेंट उसको, मतलब ये सारा जो उसने कहा है कि जब हम एक मिनिमम गारंटी प्राइस की दे देते हैं किसी चीज की, तो उसकी क्या है कि वो जब, जैसे यही सी मैंने आपको फार्मर्स का ही बताया कि एमएसपी का जब दे देते हैं, तो ऐसे भी किसी इंडस्ट्रियल को वो कह देते हैं कि आप प्रोडक्शन करो, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। तो जब वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे देते हैं तो फिर वो उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जब उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो जरूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो वो डोमेस्टिक ट्रेड में फिर उसकी जरूरत नहीं रहती। तो अगर जरूरत नहीं रहती तो फिर वो चीज़ गले सड़ेगी जहाँ उसको कहीं फेंकेंगे। तो उससे ज़्यादा है कि उसको फेंकने की जगह गवर्नमेंट कहती है कि आप इसको एक्सपोर्ट करो, हम इसके ऊपर आपको सब्सिडी देते हैं। ये कहना चाह रहा है ये, instead of letting the commodity not to destroy it, the government export it. Saudi Arabia is a net exporter of wheat, or Japan often is a net exporter of rice. तो नेक्स्ट जो मैं कह रहा था, ये आप एक दो लाइनें लिख लो इसमें। एक्सपोर्ट सब्सिडी कैन कॉज इन्फ्लेशन। एक्सपोर्ट सब्सिडी कैन कॉज इन्फ्लेशन। एक्सपोर्ट सब्सिडी से इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि जो महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी। The export subsidies, the government subsidizes the industry based on costs. The government subsidizes the industry based on costs, but an increase in the subsidy is directly spent on wage hikes. Demanded by employees. Directly spent on wage hikes, जो wage की रेट बढ़ जाते हैं, wage की hikes हो जाती है, demanded by employees. Some countries provide indirect export subsidies. Some countries provide indirect export subsidies in the form of tax reductions. वो टैक्स की रिडक्शन करके करते हैं, डायरेक्ट सब्सिडी नहीं देते। हाँ, टैक्स रिडक्शंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, नहीं ये रहने दो, आपके पास यही लिख लो। सम कंट्रीज प्रोवाइड इंडायरेक्ट एक्सपोर्ट सब्सिडी इन द फॉर्म ऑफ
टैक्स रिडक्शन। तो नेक्स्ट जो हम ये लास्ट करेंगे, बस थोड़ी देर ही लगाएंगे, मार्केट असेस। मार्केट असेस इसका मतलब होता है इंटरनेशनल ट्रेड, जो हमने डिस्कस भी किया हुआ है। मार्केट असेस, मार्केट को असेस करना मतलब इट मींस, जो फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इट मींस कि इन इंटरनेशनल ट्रेड, जहाँ भी ये मार्केट असेस का वर्ड आएगा दैट मींस इंटरनेशनल ट्रेड। तो मार्केट असेस का क्या मतलब है, यू राइट डाउन कि मार्केट असेस डिस्क्राइब्स द पॉसिबिलिटी, मार्केट असेस डिस्क्राइब्स द पॉसिबिलिटी ऑफ एन enterprises, describe the possibility of an enterprise or a country to sell their goods and services, to sell their goods and services across borders। ठीक है ना, यही इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब, यही मतलब है ना, to sell their goods and services across borders and enter a foreign market, and enter a foreign market, जो फॉरेन मार्केट में हमारी चीजें जो है वो एंटर कर जाती हैं, तो दैट इज द मार्केट असेस। और अकॉर्डिंग टू WTO, अकॉर्डिंग टू WTO market assess, according to WTO market assess for goods in the WTO means the conditions, मतलब WTO के हिसाब से मार्केट में अगर असेस होगा तो उसके ऊपर कंडीशंस लगेंगी। इसका कहने का मतलब ये है, WTO मींस द कंडीशंस, टैरिफ्स, ठीक है ना, टैरिफ होते हैं टैक्स, TARIFF, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ मेजर्स, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ मेजर्स जो है वो अडॉप्ट करेगी WTO। टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ मेजर्स agreed by the members of the entry of specific goods, entry of specific goods into their markets, मतलब जिस कंट्री में वो एंटर होगी उसके हिसाब से उस पर टैरिफ नॉन टैरिफ कंडीशंस लगेंगी WTO के हिसाब से। Gaining market access is an gaining, GAINING, gaining मतलब प्राप्त करना, gaining market access is an indispensable step in this, gaining market access is an indispensable step towards deepening trade relations, deepening trade relations। मतलब ये इसका कहने का मतलब है कि ये जो मार्केट असेस जो करते हैं दैट इज इंडिस्पेंसेबल स्टेप, मतलब ये ठीक स्टेप नहीं है, ये इसका मतलब ये है टुवर्ड्स डीपनिंग ट्रेड रिलेशंस, इसमें जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो बिगड़ते हैं, ठीक है, डीपनिंग ट्रेड रिलेशंस। However, market access is not synonymous. However, market access is not synonymous with free trade, ठीक है ना। अब ये दो चीजें हैं, एक फ्री ट्रेड है, एक मार्केट असेस है। मार्केट असेस में कंडीशंस हैं, फ्री ट्रेड में कंडीशंस नहीं है, तो वो यही कहता है कि मार्केट असेस मिलता जुलता नहीं है फ्री ट्रेड से। मार्केट असेस में रिस्ट्रिक्शंस हैं, फ्री ट्रेड में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। Our market access is not synonymous with free trade because the possibility to enter a foreign market, because यही जो चीज कही है मैंने, because the possibility to enter a foreign market is in most cases, because the possibility to enter a foreign market is in most cases conditions by
certain requirements, conditions by certain requirements. Whereas free trade implies a perfect state. Free trade implies IMPLIS, implies a perfect state in which goods and services can be circulated. Goods and services can be circulated across borders without such barriers. यही जो मैंने आपको वैसे चीज क्लियर कर दी, विदाउट सच बैरियर्स. तो नेक्स्ट इसमें एक दो चीजें और लिख लो, फिर बस इसी कोई करेंगे हम. वी विल फिनिश दिस मार्केट असेस, क्योंकि आपको समथिंग मस्ट बी क्लियर. मार्केट असेस कंसेशंस, आगे लिख लो. मार्केट असेस कंसेशंस एंड लिमिटेशंस. मार्केट असेस कंसेशंस and limitation to market access differ greatly between trade in goods. Sir, please repeat करना. Market access concessions and limitations, मतलब जो इसमें रुकावटें हैं, and limitations to market access differ greatly between trade in goods and trade in services. While market access for goods mainly involves measures at the border. Market access for goods mainly involves measures at the border, such as custom duties. Mainly involves measures such as while market access for goods mainly involves measures at the border, such as custom duty. जैसे आप बाहर से माल आता है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है, जैसे दूसरे कंट्री में जाएगा वह कस्टम ड्यूटी लगेगी. एज कस्टम ड्यूटी और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, उसमें क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी रहेंगी कि आप इतना माल ला सकते हो, इतना नहीं ला सकते. क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस. मार्केट असेस फॉर, इसमें कॉमा डाल के, मार्केट असेस फॉर सर्विसेज. मार्केट असेस फॉर सर्विसेज रिलेट्स more to the market assess for services relates more to the application of domestic regulations behind the border. इसमें ये जो कहना चाह रहा है, बस यहीं हम इसको फिनिश करते हैं. मैं आपके ये अटेंडेंस लेता हूँ. तो ये कह रहा है कि जो मार्केट आपका असेस है वो जो है, और जो गुड्स और सर्विसेज में इसने डिफरेंस बताया कि जो अगर आप मार्केट गुड्स के करते हो, असेस करते हो, तो उसमें कस्टम ड्यूटी और ये क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ये सब लगती हैं, ठीक है ना. लेकिन आप अगर सर्विसेज की असेस करते हो, सर्विसेज होती हैं जैसे कोई फिजिकल ट्रांजैक्शन गुड्स की नहीं होती. सर्विसेज जैसे ये आपने जैसे इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है, ठीक है ना, किसी भी क्या है, तो ये सर्विस ही है ना जो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको. दिस इज द सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है ना.
तो ऐसे ही जो हम फॉरेन के कोई जो यहाँ के जो जैसे रिलायंस वाले हैं, कोई चीज़ की वहाँ सर्विस प्रोवाइड करते हैं बाहरले कंट्री में, ठीक है ना, तो उसके ऊपर जो असेस की जो कंडीशंस होंगी वो अलग होंगी, और जो गुड्स की होंगी वो अलग होंगी। ये चीज़ कह रहा है। तो ये है कि दिस इज द मार्केट असेस, और मार्केट असेस में कंडीशंस होती हैं, जो फ्री ट्रेड होती है उसमें कंडीशंस नहीं होती, ठीक है ना। तो ये था जो हम आज 3 जो हमने डिस्कस किए, एक्सपोर्ट सब्सिडी, मार्केट असेस, और क्या था, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस। तो ये आई मतलब ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू क्लियर, क्योंकि एटलीस्ट क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि दीज आर द न्यू टॉपिक्स टू यू, क्योंकि आपको ये देखे नहीं है, यू हैव नॉट सीन देम, और देखने का मौका भी कहाँ मिलेगा ये कोई कह नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसलिए ये है कि किसी चीज़ की इमेजिनेशन लेके उसको एक्सप्लेन करना, मैंने तो आई हैव द एक्सपीरियंस टू गो थ्रू ऑल दीज टॉपिक्स, तो मेरे को पता है, तो आई ट्राई माई बेस्ट तो कि मैं आपको विद एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें क्या है, लेकिन मैं आपको चीज़ें वो दिखा नहीं सकता, ठीक है ना, आई कैन नॉट गिव यू दैट एक्सपीरियंस। तो ठीक है, दिस इज ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट अब आपका लेक्चर होगा अभी कोई और, अभी है हाँ आपका जी कोई और? सर, हाँ, तो ठीक ब्रेक है के आप, बाद। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, चलो देन, ओके, ऑल द बेस्ट, ओके, थैंक यू सर। ओके ओके।